कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं सुचिता मैम सुचिता साइंस पॉइंट पे क्लासेस 6, 7, 8 के साइंस की वीडियोस लेकर आती हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? तभी आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। ओके बच्चों, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा और लाइक भी जरूर करिएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा जैसे कि चैप्टर नंबर हम 7 पढ़ रहे थे, हमारा चैप्टर नंबर 7 कौन सा है? रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है, क्या नाम है हमारा? रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ये वाला हमारा चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जिसका आज हम पार्ट 3 हम देखने जाएंगे। ओके, अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको पार्ट 1 पार्ट 2 देखने को मिलेगा। आप पहले उसके नोट्स बनाइए, उसके बाद में आपको ये आज का टॉपिक समझ में आएगा। ओके, और अगर आप नए हैं तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि पहले के भी जो भी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं वो भी आपको प्लेलिस्ट में पार्ट वाइज मिल जाएंगे। ओके बच्चों, तो इसी के साथ हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हमारा टॉपिक सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स। ओके, देखिए क्या होता है। These are physical or behavioral traits that develop during puberty and distinguish males and females। देखिए सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं उसकी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। ये वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि फिजिकल और बिहेवियरल यानी शारीरिक रूप से और व्यवहार के रूप में हमें जो है कुछ डेवलप होते हुए नजर आते हैं प्यूबर्टी टाइम में, और ये जिससे कि मेल और फीमेल में अंतर पता चलता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इन गर्ल्स यानी गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं। ब्रेस्ट बिगेन टू डेवलप ऑफ प्यूबर्टी एंड हेयर ग्रोस अंडर द आर्म्स एंड इन द रीजन अबाउट द थाइस और द प्यूबिक रीजन। इसके अंदर जो गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलप होने लगते हैं और हेयर्स जो है अंडर आर्म्स में और जो है थाई के ऊपर और प्यूबिक रीजन में डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, बॉयज में क्या होता है? बॉयज बिगिंस टू ग्रो फेशियल हेयर। बॉयज के अंदर फेशियल हेयर्स में ग्रोथ होने लगती है, जैसे कि मुस्टैच एंड बियर्ड है ना, जैसे दाढ़ी मूंछ अपन बोलते हैं। ठीक है, बॉयज ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट, और उनके चेस्ट पे भी हेयर्स आने लगते हैं अंडर द आर्म्स एंड द प्यूबिक रीजन, और आर्म्स और प्यूबिक रीजन पे भी हेयर्स आने लग जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो कुछ चेंजेस होते हैं वो हमारे सेकेंडरी कैरेक्टर्स कहलाते हैं। हमने जो प्राइमरी कैरेक्टर्स जो हमारे थे वो दूसरे थे, जो कि हमने पार्ट इससे पहले वाली वीडियोस में देख लिए थे। ठीक है, लेकिन ये वाले जो कैरेक्टर्स है हमारा, ठीक है, जैसे वॉइस का भारी होना, ये सारे कैरेक्टर्स बच्चों का में आते हैं सेकेंडरी कैरेक्टर्स यानी डिक्टिव लक्षणों के अंदर ये आते हैं। ओके, लेकिन ये जो कैरेक्टर्स है उन्हें वो किसके कारण होते हैं? हमारी बॉडी में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं? तो उसके वो है हमारे हॉर्मोन्स। ठीक है, कुछ हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं जिनके कारण ये कैरेक्टर्स हमें नजर आते हैं। अब आप पूछेंगे हॉर्मोन्स क्या होते हैं? तो हॉर्मोन्स क्या होते हैं उसके लिए भी मैंने लिखा है, हॉर्मोन्स आर सिक्रेशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो हॉर्मोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है जिन्हें हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, और ये जो ग्लैंड है इनके अंदर से कुछ सिक्रेशन होता है, मतलब कुछ फ्लूइड सिक्रेट होता है which pure them directly into the blood stream। और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये जो सिक्रेशन करती है वो काय में करती है? डायरेक्ट ब्लड के अंदर ये सिक्रेशन होता है, और ब्लड के द्वारा ही जो है टारगेट पॉइंट पे ये पहुंचते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, प्यूबर्टी एंड मैच्योरिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्यूबर्टी का वो है और ये जो मैच्योरिटी जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का, ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? ये तो ये हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अब देखिए मेल हार्मोन हमारे कौन से हैं? तो ये आपको याद होना चाहिए, जो मेल हार्मोन है वो हमारा है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, क्या है हमारा? टेस्टोस्टेरोन है, और फीमेल हार्मोन जो है वो क्या है हमारा है एस्ट्रोजन। ठीक है, ये आपको याद करने दोनों जरूरी है, तभी देखिए मैंने स्टार मार्क किया है। मेल हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल हार्मोन है हमारा एस्ट्रोजन। ओके, अब ये एस्ट्रोजन जो है वो क्या काम करता है? एक तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जो टेस्टोस्टेरोन और जो एस्ट्रोजन जो दोनों मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन है वो हमारे सबसे पहले तो अपन ने देखा था
कि जो टेस्टिस के द्वारा जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है उसके अंदर हेल्प करता है, प्लस सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स में हेल्प करते हैं। ऐसे जो हमारा एस्ट्रोजन है वो ओवरीज के द्वारा जो ओवम प्रोडक्ट होता है उसके अंदर हेल्प करता है और हमारे सेकेंडरी कैरेक्टर्स में हेल्प करता है। ठीक है, साथ में ही एस्ट्रोजन जो है वो मिल्क सिक्रेटरी ग्लैंड्स को भी बनाता है, जिसको हम मेमरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं, जो कि जब ब्रेस्ट डेवलप हो रहा होता है तो उसके अंदर ये ग्लैंड्स भी डेवलप हो रही होती है। ठीक है, अब देखिए आगे, द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन secreted from an endocrine gland called pituitary gland। अब यहाँ पे हमें एको ग्लैंड नजर आ रही है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अलावा, है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अलावा जो कि एक अनदर हार्मोन भी जो प्रोड्यूस होता है उस वो कौन से ग्लैंड के द्वारा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है। ठीक है, आप देखिए क्या है, आप इस लाइन को समझते हैं अपन, द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन secreted from an endocrine gland called pituitary gland, यानी जो अलग तरीके के जो हार्मोन्स के ऊपर जो कंट्रोल किया जाता है वो कौन से ग्लैंड के द्वारा किया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। जो हमारे मनुष्य के अंदर जो रिप्रोडक्टिव फेज है, यानी जो ये जनन की जो अवस्था है वो उसका लाइफ कितना है, कहाँ से शुरू होती है, कब शुरू होती है और कब खत्म होती है, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, इन फीमेल्स के अंदर जो ये रिप्रोडक्टिव फेज है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 to 12 ईयर्स, यानी जब फीमेल जो है, यानी जो गर्ल्स जब है, जब 10 to 12 ईयर्स की होते हैं जब से स्टार्ट हो सकती है और कब तक चलती है, ये 45 to 50 ईयर्स की होते हैं जब तक ये चलती है। ठीक है, इनमें मेल एंड फीमेल दोनों का अलग अलग होता है। ठीक है, क्या लिखा है, वन ओवम मैच्योर एंड इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज once in about 28 to 30 days। एक ओवम देखिए, है ना, जो ओवा ओवम जो होते हैं, वन ओवम जो है, जब एक ओवम जो है मैच्योर होता है और जब वो रिलीज होता है एक ओवरी के द्वारा, वन ऑफ द ओवरीज, एक ओवरी के द्वारा जब वन ओवम मैच्योर होकर रिलीज होता है तो ये कितनी बार होता है, 28 से 30 दिनों के बीच में एक बार ये रिलीज होते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूटेरस बिकम्स थिक, और इस टाइम में क्या होता है, यूटेरस की जो वॉल होती है वो बहुत ज्यादा थिक होती है, सो एज टू रिसीव द एग, ताकि इन केस इट इज फर्टिलाइज्ड एंड बिगिंस टू डेवलप। ठीक है, और अगर इस केस के अंदर ये फर्टिलाइज्ड हो जाता है एग, ठीक है, तो जब ये फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो इस केस के अंदर यूटेरस की जो वॉल है वो थिक हो जाती है ताकि एग को रिसीव कर सके। ठीक है, दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी, और जिसके परिणाम ये होता है कि इस समय जो है फिर प्रेगनेंसी हो जाती है। ओके बच्चों, अब इसके आगे हम देखेंगे कि अगर ये एग फर्टिलाइज्ड नहीं होता है तो उस केस में क्या होता है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया, वापस बता देती हूँ कि इसमें एक ओवरी के द्वारा एक ओवम पहले मैच्योर होते हैं, फिर रिलीज होते हैं और वो 28 to 30 डेज में ये रिलीज होते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे का जो है हम लिखेंगे, लेकिन मैं चाहूंगी कि इससे पहले जो है आप इसके नोट्स अपनी कॉपी के अंदर लिख लीजिए। ओके, ओके बच्चों, अब देखिए आगे का हम देखेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द रिलीज्ड एग एंड द थिकन्ड लाइनिंग ऑफ द यूटेरस along with its blood vessels are shed off। तो क्या होता है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जो एग रिलीज हुआ है, ठीक है, वो रिलीज एग और जो हमारी यूटेरस की जो लाइनिंग है, जो वॉल्स उसकी जो थिक हो गई थी, जो कि ब्लड वेसल से जुड़ी हुई है, वो क्या होंगी, वो शेड ऑफ हो जाएंगी, जिसके कारण दिस कॉजेस ब्लीडिंग इन वुमेन विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, जिसके कारण ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टर्म आता है मेनार्की। देखिए जैसे बच्चों आपके बुक में ये दोनों सारी चीजें एक साथ लिखी हुई है, लेकिन मैंने जो एक साथ ना लिख के टर्म्स लिख के हेडिंग लिख के फिर उसके बाद में उसके लिए लिखा है, ताकि अगर उस पैराग्राफ में से केवल ये पूछा जाए व्हाट इज मेनार्की,
या डिफाइंड मेनार्की या फिर डिफाइंड मेनोपॉज, ठीक है, या फिर डिफाइंड मेंस्ट्रुएशन, तो आप आराम से उनके आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वो डिफाइंड मेनार्की, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो बिगिंस एट puberty and is termed menarche. It means जब puberty age स्टार्ट होती है, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है हमारा, ठीक है, तो उस टाइम को, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एक टर्म दी जाती है जिसको हम बोलते हैं मेनार्की। ओके, नेक्स्ट आता है मेनोपॉज। ये क्या होता है, एट 45 to 50 years of age the menstruation cycle stoppage of menstruation is termed menopause, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमारी जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो 45 to 50 इयर्स में जाके खत्म होती है, ठीक है। तो जब 45 to 50 इयर्स की एज में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाता है, ठीक है, तो ये जो स्टॉप होना, ये जो बंद होना, उसी को ही एक टर्म दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है। अब देखिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द बेबी। इट मीन्स जो बेबी बन रहा होता है वो बॉय बनेगा या गर्ल बनेगा, तो उसका जो लिंग निर्धारण है वो कैसे पता होगा, कैसे निर्धारित होता है, वो हम देखेंगे, ठीक है। जायगोट और फर्टिलाइज्ड एग इज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसा कि हमने देखा था कि जो है फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पहले आपको थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा दूं कि जब स्पर्म ओवम से फ्यूजन होता है, जब एक स्पर्म और ओवम का जब फ्यूजन होता है, तब उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन होने पे जो बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं। देखिए, जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक गैमेट है और ये एक गैमेट है, जब दोनों मिलके एक नई सेल बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं जायगोट, ठीक है। ये एक गैमेट है और ये भी एक गैमेट है, फॉर एग्जांपल एक स्पर्म है और एक ओवम है, ठीक है। तो ये दोनों गैमेट मिलके जो ये एक सेल बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जायगोट, क्या बोलते हैं, जायगोट। और जायगोट भी बोलते हैं और साथ में हम उसको फर्टिलाइज्ड एग भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एग को स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज्ड किया गया है, इसलिए हम इसको फर्टिलाइज्ड एग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब ये एक नई सेल बन गई है, नया जायगोट बन गया है, तो ये जो जायगोट है, जायगोट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर द डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। मतलब कौन सा स्पर्म कौन से ओवम से जुड़ेगा और जुड़ने पे कौन सा जायगोट बना है, ये यहीं पे ही ये इंस्ट्रक्ट कर देता है, यहाँ पे ये सूचना दे देता है, एक तरह से बता देता है जायगोट कि बेबी बने, ये बेबी गर्ल होगा या फिर बॉय होगा, ठीक है, यहाँ पे ये बता देता है। अभी कैसे होता है वो देखेंगे अपन। क्रोमोसोम्स जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, क्रोमोसोम कैसी होती है, इधर देखिए, जैसे ये एक तरह से यू थ्रेड लाइक यानी धागे नुमा एक स्ट्रक्चर होती है, आप प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ सेल। यानी जो जायगोट है, जायगोट भी क्या एक प्रकार का सेल है, एक कोशिका है ना। आपको ध्यान हो तो मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि हमारा जो पूरा बॉडी है वो एक वन सेल से बना है ना। हमने सेल जो चैप्टर हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हमारा सेल होता है, जो कोशिका होती है, उसी से ही वो हमारी सबसे क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ओके, बॉडी की सबसे पहली स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी क्या होती है, सेल। फिर बहुत सारे सेल मिलके क्या बनता है, टिश्यू। फिर बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या बनती है, ऑर्गन। फिर बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, एंड बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनती है, एक पूरी बॉडी बनती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो कि जायगोट बना है, जो सेल बना है, तो हर एक सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ सेल। और ये सेल में भी किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, सेल के न्यूक्लियस में, देखिए, है ना। देखिए क्या होता है, जैसे कि ये हमारी एक सेल है, सेल के अंदर सेंटर में एक पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, जिसको केंद्रक बोला जाता है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो है ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, देखिए मैंने इसको अलग थ्योरी में नहीं लिखा है, मैंने इसको इस तरह से लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, तो 23 पेयर। देखो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो पेयर में पूछा जाएगा यानी कितने जोड़े हैं, या फिर टोटल कितने हैं वो पूछा जाता है। तो पेयर कितने हैं, 23 पेयर, 23 जोड़े होते हैं
और जब जोड़े हैं यानी एक पेयर में कितने हो गए, 2 हो गए, तो 23 पेयर्स इंटू 2 हम करेंगे तो टोटल कितने क्रोमोसोम्स हो गए, 46। ये यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इनमें से जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2। कितने होते हैं, 2 होते हैं। जैसे फीमेल के अंदर जो 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम डबल एक्स से डिनोट करते हैं, और मेल के अंदर एक एक्स और एक वाई, ये दोनों होते हैं, ठीक है। अब देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन होता कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि एक्स और वाई ये किसके हैं, मेल के हैं, मतलब एक एक्स का स्पर्म और एक वाई का स्पर्म। अगर एक्स स्पर्म जो है फीमेल के एक्स एग से कांटेक्ट में आता है तो क्या बनेगा, एक्स से कांटेक्ट में आता है तो क्या बनेगा, बॉय बनेगा। अगर स्पर्म का वाई स्पर्म जो है एक्स ओवम से कांटेक्ट में आता है तो क्या बनेगा, एक्स वाई, और एक्स वाई किसका होता है, गर्ल का होता है। तो ये आपको चार्ट अपनी कॉपी में भी आपको बनाना है ताकि आपको इजीली आराम से ये याद हो सके। एक बार वापस बता रही हूँ, सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। फीमेल का जो क्रोमोसोम होता है उसका साइन होता है डबल एक्स और मेल का होता है एक्स वाई, ठीक है। हमने देखा था कि जो स्पर्म है वो एग को फर्टिलाइज करता है, तो यानी जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, वो फादर के ऊपर डिपेंड होता है। यानी फादर का अगर एक्स क्रोमोसोम मदर के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो क्या बनेगा, बॉय बनेगा, और अगर वाई स्पर्म जो है एक्स उससे मिलता है तो क्या बनता है, गर्ल बनती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब हमारा क्या होता है बच्चों, ये जो हमने जो 2 सेक्स हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, इसके अलावा भी हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन प्रेजेंट होते हैं। तो उन्हीं हार्मोन्स का मैंने यहाँ पे जैसे आपकी थ्योरी लिखा हुआ है, मैंने थ्योरी को मैंने एक चार्ट के फॉर्म में यहाँ लिख दिया है ताकि आपको आसानी से याद हो जाएगी। देखिए फर्स्ट है हमारा थायराइड ग्लैंड, ओके। क्या है हमारा थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, यहाँ पे गले में, थ्रोट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, थायरॉक्सिन, ओके। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन की जब कमी हो जाती है तो कौन सी डिसीज होती है, गॉइटर। ये आपको इसी तरह से लिखना ताकि आपको याद हो जाएगा। थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेट होता है और इसकी कमी से गॉइटर बीमारी होती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा पैंक्रियास ग्लैंड, पैंक्रियास ग्लैंड जो इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट करती है और इसकी कमी से डायबिटीज बीमारी हो जाती है। आपने सुना है शुगर जो है बहुत आम बीमारी हो गई है आजकल, है ना। ये कैसे होता है, हमारी बॉडी में क्या होता है, पैंक्रियास होता है जो कि इंसुलिन बनाता है। अब ये इंसुलिन जो है ब्लड के अंदर फ्लो होता है, लेकिन जब अगर इंसुलिन कम होने लग जाएगा तो ब्लड में जो है इंसुलिन का क्या काम होता है, हमारे ब्लड का जो शुगर लेवल होता है उसको कंट्रोल करता है, ब्लड में जो शुगर होती है उसको कंट्रोल करता है। लेकिन अगर इंसुलिन ही कम बनने लग जाएगा, है ना, इंसुलिन कम फ्लो होगा ब्लड के अंदर तो क्या होगा, ब्लड का जो शुगर लेवल है वो हाई होने लग जाएगा। इसलिए आप सुनते होंगे कि शुगर की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम यानी उनके ब्लड का शुगर लेवल हाई होने लग गया है। तो यहाँ पे अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो डायबिटीज या फिर शुगर की प्रॉब्लम होती है। फिर आपने सुना होगा किसी किसी को इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, क्यों लगते हैं, क्योंकि जब उसकी शुगर बहुत ज्यादा हाई हो जाती है तो उसकी बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं, तो उसके लिए फिर बाहर से आर्टिफिशियल उसको इंसुलिन जो है ब्लड के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारी ग्लैंड आती है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, एड्रीनलिन, ओके। अभी एड्रीनलिन हार्मोन क्या काम करता है, इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन इज वेरी एंग्री वरीड। देखो मैंने थोड़ा सा यूं लिखा है क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं था, ठीक है, आप आराम से लिखिएगा। ये जो हार्मोन है वो क्या करता है कि जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, यानी बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं, टेंशन में होते हैं, या बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं या चिंता में होते हैं, तो वो उस समय जो है हमें उसके ऊपर कंट्रोल पाने में हमारी मदद करता है, ठीक है। एंड मेंटेन द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड, और ये हमारे ब्लड के अंदर नमक सॉल्ट के भी बैलेंस को बनाए रखने में हमारी हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, ग्रोथ हार्मोन, यानी वृद्धि का हार्मोन। अब ये क्या हेल्प करती है, नाम में आंसर छुपा है, नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन, यानी एक नॉर्मल पर्सन की नॉर्मल ग्रोथ होने में ये हार्मोन हेल्प करता है, ठीक है बच्चों।
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हमारे जो फ्रॉग होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे हार्मोन होते हैं, जैसे थायराइड है, थायराइड भी थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेट करता है, वो वाटर के अंदर आयोडीन की जो उसको लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ऐसे हमारे बहुत सारे हार्मोन्स जो है लिविंग बींग्स को अपनी बॉडी को कंट्रोल करने में, काम करने में हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमारे इस टॉपिक में वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा, हमने रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में पढ़ा कि कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे खत्म होती है। हमने बहुत सारी टर्म्स के बारे में पढ़ा, हमने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा और हमने अदर हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए बच्चों, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाती हूँ ताकि जो है आपका वीडियो में ज्यादा टाइम इंगेज ना हो। मैं चाहती हूँ कि अगर आप स्कूल में अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता है वहां समझ में, तो आप यहाँ पे चैनल पे विजिट करें, है ना। और जब आप विजिट कर रहे हैं तो मैं नहीं चाहती कि एक ही लाइन को मैं 10 बार बोलूं और आप उसको बार बार सुनते रहे, वीडियो बहुत लंबी हो जाए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती। अगर आपको नहीं समझ में, आप खुद वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, ठीक है ना। और ये नोट्स को आपको जरूर से लिखने हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है बहुत थ्योरी लिखी है, लेकिन आप इसे ध्यान से देखिए। मैंने बुक के मेन पॉइंट्स को मैं लिख के रखती हूँ ताकि आपके नोट्स तैयार हो जाए। ओके बच्चों, तो प्लीज अगर आपको मेरी मेहनत 1% भी अच्छी लग रही है तो आप कमेंट में जरूर से लिखिए कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, जैसा भी है आप कमेंट जरूर करें। अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।